नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कहानियों के चैनल हिंदी साहित्य में। आज सुनिए यथार्थवादी सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी रिलैक्स पापा रिलैक्स। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। वक्त गुत्थी बनता जा रहा है। छोटे नगर के बड़े वकील उदय शास्त्री को अपने 2.5 दशक के लंबे कार्यकाल में मुकम्मल वक्त न मिला कि जान पाते वक्त एक बड़ा फासला ना पाया है। इसीलिए नहीं जान पाए संयम और संतोष को रिप्लेस कर स्वार्थ और स्वहित प्रमुख हो गया है। अभ्युदय की माने तो ये 2 महत्वपूर्ण भाव हैं जो अनिवार्य रूप से सफलता दिलाते हैं। उदय शास्त्री इस सूत्र को अब भी न जान पाते यदि अभ्युदय वक्त के बदलने का एहसास उन्हें न कराता। पापा, वक्त की नब्ज़ को पकड़कर चला करो, वरना वक्त आपको इररिलेवेंट बना देगा। वक्त के साथ चलना नहीं सीखोगे तो मैं आपकी प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। आपकी पॉलिसी ही गड़बड़ है, मुझको कोऑर्डिनेशन में मुश्किल होगी। अभ्युदय की बातें शास्त्री जी को उदास करती हैं, तनावग्रस्त और विचलित भी, पर वे आम तौर पर शांत रहते हैं। अतः अभ्युदय की बात पर शांत बने रहते हैं। उनका शांत भाव देख अभ्युदय नहीं समझ पाता उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या हुआ? वॉट हैपेंड? रिलैक्स पापा, रिलैक्स। आई मीन, मैं प्रैक्टिस ज्वाइन करने का प्लान कर सकता हूँ, पर आप मेरे फंडे को फॉलो करोगे। ना जाने कब से बदल रहा है वक्त, ना जाने कब तक बदलता रहेगा वक्त। अनंत काल से अनंत काल तक चलने वाली सतत अनिवार्य प्रक्रिया। शास्त्री जी वक्त की पृष्ठभूमि में उतरते हैं तो 3 पीढ़ियाँ मौजूद मिलती हैं। गांव में आज भी रीढ़ तान कर रह रहे 80 वर्षीय दद्दा अर्थात शास्त्री जी के पिता खेती, काश्तकारी और ज्योतिष गणना में निपुण हैं। 55 वर्षीय उदय शास्त्री, जिनकी काठ की कुर्सी, बड़ी मेज और साइकिल के साथ किराए के चैम्बर में प्रारंभ हुई वकालत मध्यम मूल्य वाली कार तक आ पहुंची है। पूना में रह रहा अभ्युदय सीए फाइनल में है। शास्त्री जी सचमुच हैरान होते हैं। दद्दा से अभ्युदय तक पहुंचकर वक्त कितना बदल गया है। रहन सहन की बात करें तो दद्दा सदैव कुर्ता परदनी पहनते हैं। शर्ट पैंट पहनने में आज भी उन्हें लज्जा आती है कि बेहरा अर्थात गृह गांव वाले कहेंगे कि लाट साहब बनने चले हैं। शास्त्री जी ढीले ढाले अभ्युदय की माने तो आउटडेटेड पैंट पहनते हैं। जीन्स या आधुनिक फिटिंग के वस्त्रों की कल्पना कर उन्हें लगता है वे अपने व्यवसाय की गरिमा को कम कर देंगे। अभ्युदय के वस्त्रों का डिज़ाइन फैशन के अनुरूप बदलता रहता है। जीन्स और ट्राउज़र से मिलान करके जूते भी चाहिए। विज्ञापन एजेंसियां उसे बता रही हैं, पैरों के लिए कुछ भी चलेगा क्या? दद्दा ने कभी घड़ी नहीं बांधी। शास्त्री जी पुरानी घड़ी जो दद्दा ने उनके स्नातक होने पर खरीद दी थी को अब भी जी से लगाए हुए हैं। अभ्युदय को मालूम है घड़ी के कैसे डायल और डिज़ाइन से यंग लुक मिलता है। वो कई घड़ियाँ रखता है। वित्त की बात करें तो चूंकि दद्दा बेहरा से कभी बाहर नहीं रहे, अतः अनुमान नहीं है जीवन यापन के लिए उन्हें मासिक तौर पर कितनी राशि की ज़रूरत होती। स्कूल पास कर शास्त्री जी उच्च शिक्षा के लिए जब गृह जिला आए 300 रुपये में गुजारा कर लेते थे। दद्दा ने उन्हें अपने एक चेले के घर के बाहर खुलने वाले एक कमरे में मुफ्त रखवा दिया था। कमरे की असुविधा में शास्त्री जी ने स्नातक और विधि स्नातक पास किया। अभ्युदय को 7,000 मासिक में टोटा पड़ता है। हिसाब मत पूछा करो पापा, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता। हिसाब कैसे बताऊँ? आप पूना में नहीं रहते थे इसलिए 300 में काम चला लेते थे। तब बालकनी का टिकट 2.5-3 रुपया रहा होगा, अब 200 है। मेरे अकाउंट में आज ही पैसे डालो। क्या वड़ा पाव खाकर सीए करूँ? नॉस्टैल्जिया की बात करें तो दद्दा बेहरा को लेकर ऐसे मोहग्रस्त रहे कि कभी अपने ससुराल में एक रात नहीं रुके। दद्दा की पीढ़ी के तमाम लोग नॉस्टैल्जिया से परिचित हैं। जो लोग नौकरी में बाहर गए उनमें से कुछ रो धो कर लौट आए कि परदेश में जी नहीं लगता। कुछ लोग मेहनत और पछतावे के साथ खुद को घर द्वार से दूर रहने लायक बना पाए। गृह जिला आते हुए शास्त्री जी रोए धोए नहीं, पर बेहरा की याद उदास करती थी। बेहरा की गतिविधियों को लेकर आज भी जिज्ञासा और उत्सुकता कायम है। अभ्युदय को मोह नहीं व्यापता। पूना की रौनक देखकर कोई ऐसी छोटी जगह लौटता है क्या? पापा, पूना में मेरे लिए बहुत स्कोप है। संस्कार और संकोच की बात करें तो दद्दा ने होने वाली पत्नी को विवाह से पहले नहीं देखा था, बल्कि सालों साल रात के अंधेरे में महसूस भर किया था। शास्त्री जी ने देखा जरूर, पर लड़की उन्हें पसंद नहीं थी। शास्त्री जी ने अम्मा, जो तब जीवित थीं,
के माध्यम से अपनी नापसंद दद्दा तक पहुंचाई थी। दद्दा का अटल फैसला, उदय लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इतने बड़े आदमी अर्थात थानेदार को मना करते नहीं बनता, तुम्हें नीलम से ब्याह करना पड़ेगा। अभ्युदय कहता है, पापा मराठी लड़की चलेगी ना, रिलैक्स, वक्त बदल रहा है। व्यवसाय और मानसिकता की बात करें तो दद्दा पुश्तैनी खेती, काश्तकारी और ज्योतिष गणना करते आए हैं। उधार अनाज ले जाने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। उधारी वाले दाम दे गए तो ठीक, अन्यथा दद्दा चित्त न धरते थे। कस्बे के व्यापारी अर्थात व्यापारी आकर थोक में अन्न बेसहा ले जाते हैं अर्थात खरीद ले जाते हैं। हमको गुजारे भर को पैसा मिल जाता है। प्रजा अर्थात गरीब लोग कुरुआ दुई कुरुआ कोदो और किनकी उधार ले गए तो हम हिसाब नहीं रखते, बड़े किसान हैं। दद्दा ज्योतिष गणना भी निःशुल्क करते थे कि इस विद्या को व्यवसाय बना लेने से विद्या का प्रभाव खत्म हो जाता है। बड़े बड़े लोग कुंडली बनवाने और दिखाने आते थे। आसपास के लोगों के लिए तो दद्दा इतने सुलभ थे कि गुम गई गाय भैंस का पता पूछने के लिए कोई ना कोई विराजमान रहता। पंडित बाबा भैंसी हैरान अर्थात गुम हो गई, विचार के बताएं कौनों दिशा में मिली। दद्दा पत्रा खोलकर गणना करते किस दिशा में बरामद होने की प्रबल संभावना है। कुंडली दिखाने आए एक कर सलाहकार ने दद्दा को खुश करने के लिए कह दिया था, उदय आपका अकेला बेटा है, नौकरी में कहाँ मारा मारा फिरेगा, टैक्स की वकालत कराइए, अच्छी फीस मिलती है। शास्त्री जी शासकीय सेवा की तैयारी कर रहे थे, पर दद्दा को कर सलाहकार की बड़ी गाड़ी जिससे वो बेहरा आए थे मोह रही थी। उदय तुम वह वकालत करोगे जो त्रिपाठी जी बता रहे थे, अच्छी कमाई होगी। त्रिपाठी जी बहुत बड़ी गाड़ी से सर्राते आए थे, अकेले लड़के हो, घर गांव के पास रहोगे तो संतोष रहेगा अर्थात संतोष रहेगा। तैयारी छोड़ दद्दा के संतोष के लिए शास्त्री जी ने गृहनगर में टैक्सेशन की वकालत जमा ली। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के दफ्तर जाते हुए ज्ञात हुआ सीए भी कोई कोर्स होता है। उन दिनों यहाँ कुल जमा जो 4 सीए थे, विधि स्नातकों से खुद को श्रेष्ठ समझते थे। आज 100 से अधिक सीए और कितने ही विधि स्नातक हैं। शास्त्री जी सीए ना होने के कारण खुद को अधूरा समझते थे। अभ्युदय के जन्म पर शास्त्री जी ने सपना देखा, अभ्युदय को सीए बनाएंगे। अभ्युदय ने अच्छे अंकों से स्कूल पास किया। शास्त्री जी उसके अच्छे अंक देखकर उत्साह में आ गए, जरूर सीए बनेगा। अभ्युदय भड़क गया, पापा आप मेरी पर्सनालिटी, स्किल, टैलेंट, पोटेंशियल को अंडर एसेस कर रहे हैं। मैं मास कम्युनिकेशन या एमबीए में जाना चाहता हूँ। मेरे जैसे स्मार्ट गाय के लिए बहुत स्कोप है। अभ्युदय मैं चाहता हूँ तुम सीए करो, मेरी प्रैक्टिस में आओ, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखते रहो लड़के डिग्री लिए घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं है, बड़ा ख़राब वक्त आ गया है। पापा अच्छा वक्त तो अब आया है, इतना विकास, अपॉर्चुनिटी, अवेयर इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ पहले नहीं थीं। अब ई एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट क्या नहीं है। ये स्मॉल टाउन है इसलिए आप समझ नहीं रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ गई है। शास्त्री जी अभ्युदय का विरोध नहीं कर पाते, दद्दा की तरह ना अड़ियल कड़ियल हो पाते और ना अभ्युदय की तरह प्रखर मुखर। चिंतन की मुद्रा अपना लेते हैं कि पहले तो वक्त ठीक ठाक था, तभी तो सीमित संसाधन में दद्दा ने उन्हें विधि स्नातक बनाया और 4 बेटियों का विवाह किया। जब से अभ्युदय महाशय जानकार हुए हैं, वक्त सचमुच गुत्थी बन गया है। निर्लोभ और सिद्धांत की बात करें तो दद्दा कुरई पैला का हिसाब नहीं रखते थे। दद्दा का निर्लोभ अनायासी शास्त्री जी का स्वभाव बन गया है। यद्यपि काठ की कुर्सी और साइकिल वाला आरंभिक वक्त क्रूर था, कई मुवक्किल काम करा ले गए और फीस बाद में दे जाएंगे कहकर गुमशुदा हो गए। आर्थिक समस्या सम्मुख थी, पर निर्लोभ शास्त्री जी को विशुद्ध रूप से व्यावसायिक नहीं होने देता था। निर्लोभ ऐसा विकट रहा कि आज भी वे कमाई से अधिक काम को प्रमुखता देते हैं। नीलम दबाव बनाती है, दुनिया सुजान है, तब वे सत्यवादी क्यों बने रहना चाहते हैं। पर शास्त्री जी पूर्ण रूपेण व्यावसायिक नहीं हो पाते, अड़ियल होकर फीस नहीं मांग पाते। सोचते नहीं कि नैतिकता के नाम पर चले जा रहे हैं, सुखी रहते हैं कि फीस के लिए किसी को सताते नहीं हैं। उनके निर्लोभ को परख कर परिचित दूर पास के रिश्तेदार रिटर्न भरवा लेते हैं और सज्जन मुख बनाकर कह देते हैं, शास्त्री जी आपसे फ़ीस पूछते हुए संकोच होता है, लगता है आपका अनादर कर रहे हैं। फिर भी फ़ीस कितनी? अरे फ़ीस को बीच में क्यों लाते हो? शास्त्री जी गदगद, मानो उपकृत किए जा रहे हैं। शास्त्री जी के निर्लोभ को अभ्युदय बदलते वक्त के विरुद्ध ठहराता है। वक्त उसे नितांत अलग तरह की प्रेरणा दे रहा है। पापा माँ बताती हैं आप देर रात तक रिटर्न भरते थे।
हाँ, लास्ट डेट के पहले सबकी रिटर्न भरनी पड़ती है। लोड बहुत बढ़ जाता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। वे परिचित और रिश्तेदार जो रिटर्न की फ़ीस तक नहीं देते, उनके लिए आप इतनी सेहत खराब मत करो। पापा, वक्त बदल रहा है, बी प्रोफेशनल। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ना लोग ना अपनापन। लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि आपने रिटर्न की फ़ीस सिर्फ 1000 रखी है। बहुत छोटा अमाउंट है। मेरे भार्गव सर रिटर्न का 2000 लेते हैं। पहले फ़ीस दो तब काम करते हैं। जो जितनी बड़ी फ़ीस लेता है उतना बड़ा वकील माना जाता है। लोग पैसा कमाने की चालें आजमा रहे हैं और आप हो कि मेहनत का नहीं लेते। अभ्युदय, बड़ी पार्टियों में मुझे अच्छी फ़ीस मिल जाती है। मैं छोटे मोटे काम को लेकर प्रोफेशनल नहीं हो पाता। छोटा मोटा काम? पापा, रिटर्न भरने में आपका समय, मेहनत और बुद्धि लगती है। संबंध और सम्मान को पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए बेटा। तब फीस ना देकर लोग अपना सम्मान क्यों खोते हैं? पापा, वकालत चैरिटेबल नहीं है, प्रोफेशनल है। फीस लेने से आपकी ईमानदारी, संबंध, सम्मान वॉट एवर में गिरावट नहीं आएगी। बहुत पैसे का क्या करेंगे? नाम, दाम, सफलता सब कुछ तो है। अभ्युदय के आसपास वक्त तेजी से इंद्रजाल रच रहा है। ऐसा क्या है हमारे पास? कब से कह रहा हूँ पुरानी कार मुझे दे दो, कोई बड़ी कार खरीदो। पुरानी कार आप जैसे वकील को शोभा नहीं देती। और हाँ, अच्छी लोकेशन में अपना दफ्तर बनवाओ। किराए की दुकान को चैम्बर बना रखा है। शास्त्री जी घबरा जाते हैं। कभी नहीं सोचा क्या शोभा देता है, क्या नहीं देता है। जितना है उससे बहुत कम में अपना काम चला लेते हैं। भव्य आयोजनों में पुराने कोट पहनकर चले जाते हैं। कृपणता या सादगी नहीं है। वक्त बहुत सोचने की फुर्सत नहीं देता। काम तो चल रहा है बेटा। अच्छे चैम्बर और महंगी गाड़ी से आपका स्टेटस बढ़ेगा। पापा, खुद को अपडेट रखा करो। पता है दुनिया कहाँ जा रही है। पुनः आकर मेरे सर का ऑफिस देखो, कम से कम 1 करोड़ का सेटअप है। प्रोफेशन पर इसका असर पड़ता है। शास्त्री जी आतंकित। काम तो चल रहा है बेटा। अभ्युदय उनकी दशा देखकर मुस्कुरा देता। रिलैक्स पापा, रिलैक्स। वक्त ही ऐसा आ गया है। आपने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, लेकिन जो कमाया है मेहनत को देखते हुए बहुत कम है। मैं आपकी जगह होता तो कई और लाख कमा लेता। नाम, दाम, सफलता सब कुछ तो है बेटा। छोटी बहन शिवी, जो 84% स्कोर करके भी पीएमटी में सेलेक्ट नहीं हो सकी, उसके लिए अभ्युदय बोला। पापा, मैंने कहा कि उसको डोनेशन देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करा दो। आप बोले आपके पास इतना ही पैसा है, या तो डोनेशन दे दें या शिवी की अच्छी शादी कर दें। बेचारी भोपाल में रहकर बीपीटी कर रही है, इसे आप सफलता कहोगे? अभ्युदय सही गलत संदर्भ को ऐसे विश्वास और दृढ़ता से सही साबित करता है कि शास्त्री जी स्तब्ध रह जाते हैं। शास्त्री जी स्वीकार करते हैं वक्त तेजी से बदल रहा है, लेकिन अभ्युदय की प्रत्येक विजिट के साथ एक ऊंची उछाल लेकर अप्रत्याशित रूप से बदला हुआ जान पड़ता है। अभ्युदय मई और नवंबर में परीक्षा के बाद आता है और बदलते वक्त की विस्मयकारी सूचनाएं देकर शास्त्री जी को आतंकित कर देता है। अभ्युदय आया हुआ था। शास्त्री जी चैम्बर बंद कर रात 9 बजे घर पहुंचे। अभ्युदय, मुंगौड़ी खाओ। मुंगौड़ी लाने का ध्यान कैसे आ गया? चैम्बर के पास लोटन मुंगौड़ी वाले की दुकान है ना। दुकान बहुत चलती है। सेल्स टैक्स ऑफिस में इनकी दुकान से मुंगौड़ी मंगाई जाती है। लोटन को सेल्स टैक्स की नोटिस भेज दी गई। घबरा कर लोटन नोटिस लेकर मेरे पास आया। मुंगौड़ी और 2000 रुपया फीस दे गया। नीलम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तुम्हारे जिगरी, नीलम मित्रों को जिगरी कहती है, फीस देने से मुंह चुराते हैं। और इस छोटे आदमी की नैतिकता देखो, फीस दे गया। मैं नहीं ले रहा था। उसने कहा आप मुंगौड़ी के पैसे देते हैं, मैं आपके काम के लिए क्यों ना दूं। ना उसने फीस पूछी ना मैंने बताई। 2000 टेबल पर रख गया। लोटन में सामाजिकता है, लेकिन बड़े आदमियों में नहीं है। फिर भी तुम नहीं मानते ये बड़े लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं? कौन विश्वास करेगा इस कलिकाल में एक इंसान ऐसा है जो फीस ना मिलने पर उदास नहीं होता? लोग कितना सम्मान देते हैं नीलम। अभी भगवान दास तीर्थ से लौटे हैं, मेरे लिए जल, प्रसाद, माला, शॉल लाए। ये बड़ी बात है। प्रसाद दे गए कि फीस ना देनी पड़े। तुम लहके जा रहे हो, असली सम्मान तो ये है। माता पिता के संवादों का लुत्फ लेता हुआ अभ्युदय शरारत से मुस्कुराया। यस डैड, माँ ठीक कहती हैं। अब तो दद्दा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। अभी मैं बेहरा गया था, एक विधायक जी दद्दा से मिलने आए थे। मिठाई, कपड़े और रुपए दे गए। विधायक के जाने के बाद मैंने दद्दा की खिंचाई की। दद्दा, तुम तो कुछ नहीं लेते हो। बोले अब समय बदल गया है। हेरा गई गाय भैंस, लड़का लड़की का पता पूछने गांव वाले अब हमारे पास नहीं आते हैं, थाना जाते हैं।
इन विधायक जी के नामांकन फार्म भरने का मुहूर्त हमने बेचारा था। जीत गए, लाखों कमाएंगे। हम बेवकूफ़ रहे जो अपनी विद्या का पैसा नहीं लिए। शास्त्री जी जानते हैं दद्दा ने अपना आचरण व्यवहार बदल लिया है। अब शायद आदर्श स्थिति की बात कोई नहीं करेगा। अभ्युदय, मुझे जो ठीक लगता है करता हूँ। सीए पूरा कर तुम काम संभालो, तुम्हें जो ठीक लगे उस तरह से संभालो। अभी तो आप खासे जवान हैं डैड, पूरे शहर में आपका नाम है। पापा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं वकालत नहीं करना चाहता, जॉब करना चाहता हूँ। मुझे पूना में रहना अच्छा लगता है, एक अलग लाइफ है। सीए को 8-10 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। मैं फिर भी सोचता हूँ तुम मेरे चैम्बर को ज्वाइन करोगे। शास्त्री जी शांत भाव से अभ्युदय को देखते रह जाते हैं। युवाओं को महानगर की आबो हवा लुभा रही है। अभ्युदय प्रैक्टिस में नहीं आता है तो जमा जमाया काम एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सही वक्त था। अभ्युदय पूना से लौटा। उसका जॉब का अनुभव अच्छा नहीं रहा। उसके सपने बहुत बड़े थे, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। शुरुआती पैकेज अपेक्षा से बहुत कम था। कम पैकेज लेकिन कड़ी मेहनत। नीलम ने समझाया, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अपने पापा को असिस्ट करो। चैम्बर में सहायक के नाम पर जो 2 रिटायर्ड क्लर्क शारदा प्रसाद और बाके बिहारी हैं, फाइल निकालने रखने के अलावा खास मदद नहीं कर पाते। लेकिन मैं अपने तरीके से काम करूँगा। देखूँ तुम्हारा तरीका? पापा, मेरे काम में इंटरफियर नहीं करेंगे आप, तुम आओ तो। अभ्युदय ने प्रैक्टिस ज्वाइन की, चैम्बर को बिलोका, लंबी सांस खारिज की। शारदा प्रसाद जी, दीवारों से भगवान के कैलेंडर हटाइए। क्लाइंट कैलेंडर दे जाते हैं, आप टांग देते हैं। ये 3 बेंच, लकड़ी की कुर्सी, बड़े टेबल को हटाना है। इस टेबल ने पूरा स्पेस कवर कर रखा है। मैं आज ही नए फर्नीचर का ऑर्डर देता हूँ। माय गुडनेस, इस कुर्सी में 10-12 घंटे बैठ कर पापा काम कैसे कर लेते हैं? इनकम टैक्स पेई लोगों को बेंच पर बैठाते हैं। बाके बिहारी जी, आप लोगों ने चैम्बर को गोडाउन बना रखा है। ये फाइलों के गट्ठर कब से बंधे पड़े हैं, खोलिए, रद्दी को जलाइए, जरूरी को उधर रैक पर रखिए। इतना काम और इतना मिसमैनेजमेंट। तरतीब, सफाई, भव्यता। शास्त्री जी ने देखा चैम्बर नायाब दिखने लगा है। सोफे, गद्देदार कुर्सियाँ, मोटे सुंदर पर्दों से 2 भागों में बांट दिया गया चैम्बर। आगे के हिस्से में अभ्युदय की मेज, कंप्यूटर, पीछे के हिस्से में शास्त्री जी की मेज, लैपटॉप। मुख्य द्वार के पास बाके बिहारी और शारदा प्रसाद की मेज। अभ्युदय ने शास्त्री जी को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठाया। शास्त्री जी लजा गए। सचमुच इतनी अव्यवस्था के बीच काम कैसे करते रहे? उद्योगपतियों को बेंच पर बैठाते रहे। यहाँ काम फेयर होता है, शायद इसलिए बेंच में उद्योगपतियों ने कभी असहजता नहीं महसूस की। ओहो, इतनी अव्यवस्था! वक्त ने फुर्सत न दी जब व्यवस्था पर कुछ सोचते। नित्य इतना काम आता रहा कि पूरी क्रियाशीलता और क्षमता के बावजूद काम पेंडिंग होता जाता है। शास्त्री जी के लजाए भाव पर अभ्युदय मुस्कुरा दिया। रिलैक्स पापा, आप अच्छा महसूस करेंगे। हम जल्दी अच्छी लोकेशन में अपना ऑफिस बनाएंगे। मैंने 1-2 ब्रोकर से बात की है। पापा रिलैक्स। शास्त्री जी सकुचा गए। ये किराए का चैम्बर 2 लोगों के बैठने के लिए सचमुच छोटा है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नहीं सोचा अपना निजी दफ्तर होना चाहिए। ऐसा दफ्तर जहाँ उनका अलग कक्ष हो, अभ्युदय का अलग। और यही वक्त था जब तोमर जी अपने 2 रिश्तेदारों को समेटे हुए रिटर्न भरवाने आए। उत्तम व्यवस्था पर चौंके। चैम्बर अपडेट हो गया। अभ्युदय बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अभ्युदय सजग हुआ। मेरे कुछ मित्र और मित्र के मित्र पापा को बाबूजी बोलकर फीस दिए बिना कमर्शियल टैक्स नंबर ले गए। अब चाचा जी आप मुझे बेटा बना रहे हैं, लेकिन मैं पापा की तरह धीरज वाला नहीं हूँ। बोला, आइए अंकल, कैसे आना हुआ? अरे बेटा, वही रिटर्न। तोमर जी ने अपना प्रयोजन बताया। आप तीनों की रिटर्न भरी जानी है? हाँ, तोमर जी बोले। फीस उधर जमा होगी, बाके बिहारी देख लीजिए। फीस की बात पर तोमर जी पीड़ा से भर गए। शास्त्री जी नहीं दिख रहे हैं। दिन रात काम कर पापा ओवर स्ट्रेस्ड हो गए हैं। मैं चाहता हूँ वो क्वालिटी वर्क देखें, बाकी मैं संभाल लूँगा। तोमर जी ने नातेदारों को निहारा। लड़का शास्त्री जी की तरह न संकोची है, न संयमी, न संतोषी। फीस की चर्चा कर अपमानित कर रहा है। साहब इधर, बाके बिहारी जी ने पुकारा। कोई रहा नहीं, बुरे फंसे। वो भी नातेदारों के सामने। शान से कहा था मुफ्त में आप लोगों की रिटर्न भरवा दूंगा। बाके बिहारी जी ने 3 रिटर्न के 4,500 रुपये वसूल किए। तोमर जी तड़ित की जद में आए हुए से। शास्त्री जी को अभ्युदय की शरारत बतानी होगी। आया हूँ तो शास्त्री जी से मिल लूँ, कहीं गए हुए हैं? नहीं, पापा उधर बैठते हैं।
भीतरी भाग में शास्त्री जी सदैव की भांति शांति भाव से मिले। आइए तोमर जी, बैठिए, आप लोग इधर बैठिए। तोमर जी का मलिन मुख अभ्युदय ने नक्शा बदल दिया। आपके बाके बिहारी जी मेज पर डटे हुए बिलिंग कर रहे हैं। तोमर जी ने सोचा था शास्त्री जी अचरज से कहेंगे, नालायक, अभ्युदय ने आप लोगों से फीस ले ली, वापस करवाता हूँ। लेकिन शास्त्री जी पर्याप्त बदले हुए भाव में हैं। ये आजकल के आधुनिक लड़के हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं। वक्त इन्हीं लोगों का है तोमर जी, हम आप आउटडेटेड हुए। यस यस, तोमर जी तड़ित की चपेट में। नातेदारों के सम्मुख इतनी बेइज्जती। अभ्युदय कहता है, पापा आप अपने स्टेटस को लेकर अवेयर नहीं हैं। एक किस्सा सुनिए। अभी एक दिन अभ्युदय ने चिंतामणि के मुनीम को भगा दिया कि पिछली फीस लाओ, तब इस साल का केस होगा। कुछ लोग सचमुच कंजूस होते हैं तोमर जी। चिंतामणि बड़े ठेकेदार हैं, सड़क पुल के ठेके इन्हें ही मिलते हैं। मुनीम कहता है, आजकल हालत ठीक नहीं चल रही है, ठेकेदार साहब बाद में फीस भेज देंगे। पता नहीं चिंतामणि चतुराई दिखा रहे थे या मुनीम। मैंने संकोच के कारण चिंतामणि को कभी फ़ोन कॉल नहीं किया कि फ़ीस की क्या प्रॉब्लम है। अभ्युदय स्ट्रिक्ट हुआ और मुनीम दूसरे दिन पिछले 3 साल की फ़ीस दे गया। अब तोमर जी बुरे फंसे। शास्त्री जी शायद उन्हें ही लक्ष्य कर रहे हैं, वो भी नातेदारों के सम्मुख। शास्त्री जी तबीयत से हंस रहे हैं। हंसते हुए शास्त्री जी तोमर जी को विचित्र लग रहे हैं। ये तो ऐसे न थे, वित्त पर चित्त नहीं देते थे, इन्हें फ़ीस की बात करते कभी नहीं देखा। क्या हो गया है इन्हें, ऐसे तो नहीं थे। क्या लेंगे आप लोग, चाय कॉफ़ी? शास्त्री जी पूछ रहे हैं। तोमर जी को लगा चाय कॉफ़ी के बहाने शास्त्री जी उनका उपहास कर रहे हैं। चाय कॉफ़ी से 4,500 की क्षतिपूर्ति नहीं होगी। कुछ नहीं, जरा जल्दी में हूँ, तब तो आप लोगों को नहीं रोकूंगा। शास्त्री जी खुद को वक्त के अनुसार बदलने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए तोमर जी दयनीय लगे। जी चाहा फीस लौटा दें, पर मानस में ध्वनित होता अभ्युदय का स्वर अधिक प्रभावी है। रिलैक्स पापा रिलैक्स, वक्त बदल रहा है। अभी आप सुन रहे थे समय के बदलाव को चित्रित करते हुए 3 पीढ़ियों के अंतर की कहानी। लिखा था वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा मुनींद्र जी ने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने भी स्वयं को किसी न किसी पीढ़ी के साथ रिलेट अवश्य किया होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।